नमस्कार, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खेल अलंकरण पर सियासी खेल। तो दरअसल ये खेल दिवस के अवसर पर जो पुरस्कार बटे हैं और उसमें किस तरह का सियासी खेल हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल जब भाजपा की सरकार आई है तो उन्होंने खेल अलंकरण समारोह किया, राज्य अलंकरण, और उसमें 21, 22, 23 के जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित किया। और मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ओलंपिक में जो खिलाड़ी पदक लाएंगे 3 करोड़ से लेके 2 करोड़ 1 करोड़ रुपए मिलेगा। उसके दूसरी तरफ जो है भाजपा ये भी कह रही कि ये जो खिलाड़ी हैं ये कांग्रेस के कार्यकाल में ये इनको सम्मानित होना था, पर कांग्रेस ने जो है खिलाड़ियों का सम्मान नहीं किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ये मानती है कि वो तो ओलंपिक जैसा छत्तीसगढ़ ओलंपिक करा रही थी, खेल को, स्थानीय खेलों को प्रमोट कर रही थी। पर बात कुछ भी हो, खिलाड़ियों का अगर वो खेल में नाम रोशन करते हैं तो उनको सम्मानित किया जाना चाहिए, खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। और क्या सियासी खेल से आगे खेल अलंकरण तक ही खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेगी? क्या हमारे प्रदेश में खिलाड़ी, अगर हम प्रदेश से आगे देश की बात करें तो हमने ओलंपिक में एक भी स्वर्ण पदक नहीं लाया, हमको 6 पदकों से अपने आप को जो है वो रोकना पड़ा। तो हमारे यहाँ सुविधाएं क्या हैं? पिछले दिनों हमने एशियन न्यूज़ पर खेल को लेकर लंबी बातचीत की थी और तमाम अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाया था। उसमें ये बात निकल के आई कि जो खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो उनके मैदान हैं, जो उनके भत्ते हैं, खेल संघों को जो पैसा मिलता है, 1 करोड़ रुपए की राशि केवल जो है तमाम एसोसिएशन के बीच में खेल चीज़ों के लिए बटती है। तो ना तो उनके पास यात्रा भत्ता होता है, ना अच्छी होटल में रुकने की जगह होती है, कई बार सोने के लिए जगह नहीं होती, खाना डाइट भी जैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने घोषणा की हौसला बढ़ाने के लिए कि जो ओलंपिक में पदक लाएंगे उनको 3 करोड़ रुपए मिलेगा। तो क्या पूरे राज्य के जो खेल से जुड़े संगठन हैं, जो खेल को आगे बढ़ाते हैं, उनको साल भर में क्या 3 करोड़ रुपए मिलते हैं? ज़मीनी हकीकत कुछ और है, जिस पे हम लंबा एक कार्यक्रम कर चुके हैं संतुलन के समीकरण में। तो चलिए आज हम बात करेंगे खेल अलंकरण पे, सियासी जो खेल है इस पे। पहले हम जो कुछ नेताओं की बाइट सुनते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों के साथ इस पे लंबी बातचीत करेंगे। आज 20, 21 और 21-22 के चयनित खिलाड़ियों को राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किए हैं। और इस तरह से हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में जो टैलेंट हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम किया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा भी किए हैं, आने वाले समय में ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा और जो स्वर्ण पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ राशि देगी, और जो रजत पदक जीत कर लाएगा उसको 2 करोड़, और जो कांस्य पदक जीत कर लाएगा उसको 1 करोड़ रुपये प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। ओलंपिक के लिए गोल्ड कोई लाएगा 3 करोड़, सिल्वर के लिए 2 करोड़, कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपया, और 31 जिलों में खेलो इंडिया का सेंटर मनसुख भाई ने घोषित किया है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि नीचे स्तर से, गांव से खिलाड़ी निकले और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उनको पहुंचाने के लिए जो पूर्ण प्रशिक्षण की ज़रूरत है वो दिया जाए, और खेल अलंकरण से उनको सम्मान होता है। और अगली श्रृंखला में उत्कृष्ट खिलाड़ी का चयन, जिनको जॉब के लिए, नौकरी के लिए गारंटी रहती है, तो ऐसा भी कदम मुख्यमंत्री उठाने वाले हैं। देखिए, कोरोना के समय बहुत सारी गतिविधियां ठप हो गई थी और ये खाली छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में इस तरह की स्थिति थी। और अब हमारे प्रदेश के प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम सरकार को करना चाहिए और उनको सुविधाएं मुहैया कराने का काम सरकार का है। निश्चित रूप से सरकार को इस दिशा में बेहतर काम करना चाहिए। और आप अलंकरण बांट के इतिश्री कर लोगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। आप हमारे प्रदेश के जो प्रतिभाएं हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से वो आगे आ सके, इसके लिए भी काम सरकार को करना चाहिए। तो चलिए कि खेल अलंकरण पे जो सियासी खेल हो रहा है, इसमें भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री ने कहा है कि ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक लाएगा उसको 3 करोड़, रजत पदक वाले को 2 करोड़ और कांस्य पदक वाले को 1 करोड़। तो ये तो जब लाएंगे तब देखा जाएगा। पर अभी जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि गांव से लेकर खिलाड़ी जो हैं ज़मीनी स्तर से बड़े किए जाएं, आगे आएँ। पर क्या हमारे यहाँ ऐसा वातावरण है?
ऐसी सुविधाएं हैं? क्या वाकई में ये बोलना कि हम ओलंपिक तक पहुंच पाएंगे, ये क्योंकि हम अपने देश में भी अभी स्वर्ण पदक नहीं ला पाए हैं, तो छत्तीसगढ़ खेल के मामले में बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य जहाँ पर खेल गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ खिलाड़ियों को जो नौकरी मिलना चाहिए वो नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने हमसे कहा आकर कि हमने राज्य के लिए बहुत सारे पदक जीते पर हमारी कोई पूछ परख नहीं है। तो चलिए हकीकत क्या है और इसमें राजनीतिक दल और खिलाड़ी क्या कुछ सोचते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा की ओर से अमरजीत छाबड़ा जी हैं, उनका स्वागत है। दूसरा हमारे साथ आशीष यादव जी हैं कांग्रेस की ओर से, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ मृणाल चौबे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मेरे सहयोगी के सिकंदर हैं। तो हम राजनीतिक लोगों से बातचीत करें उससे पहले हम खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हमारे साथ जुड़े हैं, मृणाल चौबे, हम उन्हीं से जानते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर हैं कि क्या कुछ स्थितियां हैं जो आज घोषणा हो रही है, अलंकरण समारोह हो रहा है, खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है और ओलंपिक तक की बात की जा रही है कि 3 करोड़ रुपए देंगे, 2 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे। तो आप किस तरह से, जमीनी हकीकत क्या है मृणाल? जी देखिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जितने भी योजनाएं हैं वो तो स्वागत योग्य है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आज भी घोषणा की है कि यदि कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीत करके आएगा तो उसको कैश प्राइज से पुरस्कृत किया जाएगा। तो खिलाड़ियों को जो भी जिस प्रकार से भी प्रयास करके प्रोत्साहित किया जा सके, वह जितना भी किया जा सके वह कम है। लेकिन इन सब चीजों से ऊपर मेरी नजर में यह चीज है कि बेसिकली ग्रास रूट लेवल पर जो काम होना चाहिए, जो जमीनी स्तर पर जो खिलाड़ी खेलना शुरू कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने की योजना, उनको प्रॉपर कोच प्रोवाइड करने की योजना, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की योजना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसको स्वागत करने के लिए, उसको माला पहनाने के लिए कई लोग आ जाते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी स्ट्रगल करता है, नीचे स्तर से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो उसको जो एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हमारे देश में कमी रह जाती है। तो इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि खिलाड़ी जब खेलना शुरू कर रहा है तो उसको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल पाए ताकि वो अपने खेल को और बेहतर करके आने वाले समय में अपने जिले के बाद में राज्य के बाद में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान कर सके। मृणाल भाई, एक बात जानना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण 2% देने की बात है, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं की बात है, खिलाड़ियों के लिए खेल मैदान की बात है, पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्कूलों से खेल मैदान गायब हो रहे हैं। जो खेल मैदान है वहाँ पर कभी कोई मेला लगता है, वहाँ कुछ और होता है, मतलब खेल के अलावा बहुत सारी चीज़ें होते रहती है। तो कॉलोनियों में जहाँ पर अनिवार्य रूप से जब कॉलोनी बने तो उसमें खेल मैदान हो, ये अगर मान लो ये रेरा जैसी संस्था टाउन प्लानिंग है, तो क्या आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर पर आप पदक की तो बात कर रहे हैं पर ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो यदि मैदान ही नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होगी, खिलाड़ियों का अगर भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो माँ बाप उनको, तो हम देखते हैं कि वो कोचिंग क्लास में भेजते हैं, खेल मैदान में भेजने की बजाय वो तो कहते हैं जाओ अभी तुम PMT PET और उसकी बाकी एग्जाम की तैयारी करो। तो ये मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ मृणाल। एग्जैक्टली मैंने जब बात किया ग्रास रूट लेवल पे तो मैं इसी ओर आपको ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि ग्रास रूट लेवल पे जो सुविधाएं स्कूल में और विलेज में, गांव में जो हम लोगों को मिलना चाहिए खिलाड़ियों को, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आते जा रही है। जैसे कि खेल मैदान की बात की जाए या खेल सामग्रियों की बात की जाए, या फिर कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करते हुए किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर जो है इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर देखा जाए तो कुछ काम होना प्रारंभ हुआ है। जैसे कि अभी मैं आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का बाइट आपके माध्यम से सुन रहा था, उन्होंने खेलो इंडिया स्कीम का जिक्र किया है। तो जो खेलो इंडिया स्कीम का जिक्र यहाँ पर हुआ है वो प्योरली ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का स्कीम है। जिलों में, गांवों में एक सेंटर को स्थापित करके वहां पर कोचों की नियुक्ति करना और कोचों की नियुक्ति करके वहां खिलाड़ियों को संगठित करके खेल में आगे बढ़ाने का योजना खेलो इंडिया के माध्यम से किया जाता है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसी प्रकार से राज्य सरकार के भी द्वारा विभिन्न एकेडमी चालू की गई है। हाल ही में
महिला हॉकी एकेडमी का शुरुआत अगस्त महीने में रायपुर जिले में किया गया। राज्य की महिला एकेडमी है, वह पहला राज्य का एकेडमी हॉकी के लिए स्थापित किया गया। तो काम तो हो रहा है, नो डाउट काम हो रहा है, लेकिन जिस युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए उस युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। तब जाकर के हमारा जो सपना है कि हमारे राज्य से किसी खिलाड़ी का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करना और प्रतिनिधित्व करते हुए मेडल जीतना और मेडल जीतने के बाद राज्य में वापस आकर के माननीय मुख्यमंत्री के हाथों 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि प्राप्त करना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई खिलाड़ी आएगा और वो 3 करोड़, हम तो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ लेकर लोग आएं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। अमरजीत छाबड़ा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमरजीत भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी विष्णुदेव साय की सरकार है, जो उन्होंने आज घोषणा की, जमीनी स्तर पर खेल के लिए क्या कुछ हो रहा है और इसके लिए खेल संगठनों के साथ क्या बातचीत हो रही है, खेल एसोसिएशन के साथ बातचीत हो रही है? जो मैदान का दुरुपयोग हो रहा है या मैदान नहीं बन रहे हैं या खेल के मैदान कम हो रहे हैं, इस दिशा में सरकार की क्या नीति है? तो आपके चैनल के माध्यम से आज खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाइयां देता हूं और इसके साथ ही जो पिछले 5 वर्षों से लगातार जो खिलाड़ियों के सम्मान में जो बाधा पड़ी हुई थी उसको भी दूर करने का काम हुआ है। ये सभी खिलाड़ियों में हर्ष का विषय है। रहा सवाल छत्तीसगढ़ में खेल सुविधाओं के विस्तार का, तो सरकार ने अभी इन 8 महीनों में लगातार काम करना आरंभ कर दिया है। बहुत सारे एकेडमिक स्तर पर इसमें चर्चाएं हो रही है, खेल संघों से लगातार बैठकें भी हुई है और कुछ एकेडमी की स्थापना भी हो चुकी जो अगस्त माह से चालू भी हो चुकी है। तो सरकार इस दिशा में कार्यरत है और सरकार खिलाड़ियों की चिंता कर रही है। एक समिति का भी गठन किया गया जिसमें जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन किए हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनकी नौकरी को लेकर, उनके आगे के जीवन को लेकर भी सरकार चिंता कर रही है। तो निश्चित ही सरकार इस दिशा में कार्य आरंभ कर चुकी है और हमने इन 8 महीनों में 1 बार भी 2 बार उन खिलाड़ियों का सम्मान किया है। आप देखेंगे कि इससे पहले 14 अगस्त से खेल सम्मान हुआ था और उसके बाद आज एक खेल सम्मान बड़े स्तर पर हुआ है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की पहल है, खेल मंत्री शंकरराव वर्मा जी की पहल है। इसमें हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जो है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में, जिस तरह से आपके चैनल के माध्यम से बातें सामने आई, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में खेलो इंडिया की जो है उसके सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो एक पहल है जो आरंभ हो चुकी है। हम निचले स्तर पर जा रहे हैं, हम ग्राम स्तर पर जा रहे हैं। सिर्फ हर खिलाड़ी को शहर आकर खेल मैदानों की ओर ध्यान देना नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में रहते हुए अपने खेलों का विकास कर सकते हैं और उससे जब वो जिले से निकलेंगे, जिले से आकर प्रतिनिधित्व करेंगे, फिर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगे। ऐसा एक सिस्टम डेवलप करने का काम सरकार आरंभ कर चुकी है। आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। मृणाल जी की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि हमको नीचे स्तर पर जो हमारे संसाधन है उसको भी विकसित करना चाहिए। तो सरकार इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है। हम सभी खेल संघों का भी सहयोग चाहते हैं कि खेल संघ सरकार के साथ मिलकर, सरकार उनको अपनी राशि के माध्यम से जोड़ती, सरकार जो उनको राशि देती है उन राशि के माध्यम से उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन खेल संघ अपने खेलों के माध्यम से करते। मैं खुद इसका गवाह रह चुका हूँ क्योंकि मैं इससे पूर्व 2018 में राज्य युवा आयोग का सदस्य था। तो हमने खेल संघ के मंचों पर खिलाड़ियों को सम्मानित होते देखा है। मेरा खुद का बेटा है कि अमृतसर से खेलो इंडिया से पूर्व जो फेडरेशन का होता है, गत्ता फेडरेशन का, उसमें भाग लेकर आज ही लौट के आया है। तो जो योजनाएं, जो स्कीम हरियाणा में चल रही है, जो वहाँ पर जो संरचना बनी हुई है पंजाब में, हरियाणा में, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। यहाँ ऐसे ऐसे खेल है, कबड्डी है, आप देखेंगे कबड्डी में बहुत सारी संभावनाएं है जिसमें खिलाड़ियों को निकाला जा सकता है। और बास्केटबॉल में बहुत अच्छे स्तर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ से निकल सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ बड़े खिलाड़ियों का मौका मिला। हॉकी के लिए तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा एक नर्सरी रहा है। यहाँ से मृणाल जी है, डुमरे जी है, तबानजू में से बड़े खिलाड़ियों को धरती में यहाँ से निकाल कर दिया है। तो ऐसे खिलाड़ियों को आने वाले समय में और ज्यादा
निखार कर, उसको तराश कर और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो। इसीलिए आज एक बड़े पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है। कहीं ना कहीं ये भी प्रोत्साहित करती है कि यदि खिलाड़ी तो बड़े भाव से खेलेंगे, ऊपर स्तर पर जाएंगे तो उनका सम्मान होगा, देश का नाम होगा, प्रदेश का नाम होगा, अपने क्षेत्र का नाम होगा। जी अमरजीत जी, आपको तो पहले बेटे के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, हम आशीष यादव जी के पास चलते हैं। आशीष जी, जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उन्होंने ओलंपिक, छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम से खेल, बहुत सारे अलग अलग उम्र के लोगों को, उसमें बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग थे, खेल के लिए प्रमोट किया था। पर क्या वजह हुई कि ये जो पुरस्कार मिलना था, अलंकरण समारोह, वो नहीं हो पाया, जबकि ओलंपिक तो आयोजित हुए। तो यदि ये कहा जाए कि साहब उस समय कोरोना था, तो कोरोना के बाद भी तो ओलंपिक हुए, तो कहाँ पर ऐसा हुआ कि ये समारोह नहीं हो पाए? और आपको ऐसा क्या लग रहा है कि बीजेपी खेलों पे उस तरह के ध्यान नहीं दे रही है, या जो आज घोषणा हुई है उससे आप किस तरह सहमति रखते हैं? कोविड के बाद जब ओलंपिक्स की शुरुआत हुई, उसके पीछे जो बेसिक आइडिया था वो फाउंडेशन को मजबूत करने का आइडिया था, नींव को मजबूत करने का आइडिया था। क्योंकि अभी अगर आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव से बच्चे निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाएं, तो सबसे पहले गांव में ही जो है इसकी शुरुआत करना बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ एक रूरल प्रदेश है जहाँ पे 70% 80% गांव ही है और गांव से लोग आते हैं। दूसरी बात, जो ओलंपिक में अलंकरण पुरस्कार देने की हुई और जो ओलंपिक में जीतने वालों को 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ की जो घोषणा हुई है, मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने या कहना चाहिए कि सिर्फ दूसरी नाकामियों को छुपाने के लिए, ध्यान इधर उधर केंद्रित करने के लिए। क्योंकि आप देखिए, तो ऐसी बात हो गई कि आपके पास सैटेलाइट लॉन्च करने का स्टेशन भी नहीं है और आप कह रहे हैं कि जो चांद पर पहुंच जाएगा हम उसको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। यहाँ पर पिछले 15 सालों में 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं आज तक। सभी खेलों को मिलाकर अगर जो खेलों को ओलंपिक स्तर पर ले ले या क्रिकेट को भी ऐड कर लूं मैं, तो भी 12 ही आज तक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल पाए हैं। और उसके बाद अचानक से ये कहना कि ओलंपिक में जो जीतेगा, अब देखिए अभी जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि बेस चीजों को बहुत पहले भी बात हो रही है, इसी डिबेट में बात हो रही है कि रूट से चीजों को सुधारना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में, छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में क्या शिक्षक जो है, खेल के शिक्षक पर्याप्त मात्रा से हैं? क्या खिलाड़ियों को वो इंफ्रास्ट्रक्चर खेलने के लिए मिल पा रहा है? वो उस समय उनको मोटिवेशन के लिए क्या अच्छा डाइट अलाउंस, अच्छा ट्रैवल अलाउंस या अच्छा एकोमोडेशन अलाउंस मिल रहा है क्या? और ये सारी चीजें हैं जिस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। अलंकरण पुरस्कार निश्चित रूप से छात्रों को, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है और इससे प्रोत्साहन मिलता है, इस बात से मैं नकार नहीं रहा हूँ। परंतु ये लास्ट स्टेज है, उसके पहले के स्टेप्स को ध्यान ना देते हुए आखिरी स्टेप पे ध्यान देकर कुछ हासिल नहीं होना है हमें। जी आशीष जी, छाबड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जिस तरह से आशीष जी ने कोरोना का विषय लाया था, आपने भी उस प्रश्न को लाया था। मुख्यमंत्री निवास में कोरोना के समय कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े आयोजन हुए, दिल्ली से इनके नेता आते थे कोरोना के दौरान, और जब सड़कें सूनी होती थी तब इनके कार्यक्रम होते थे। कोई भी कार्यक्रम कहीं भी रुका नहीं है, चाहे क्रिकेट मैच भी हो तो कोरोना के काल के दौरान भी क्रिकेट मैच हुए। आपने यहाँ पर कोरोना के दौरान क्रिकेट मैच कराया था, जिस क्रिकेट मैच को दूसरे राज्यों ने करने से मना कर दिया था। ये तो सिर्फ इनका बहाना है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित नहीं करना है। और रहा सवाल छत्तीसगढ़ ओलंपिक का, तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आपने कौन से खेलों को शामिल किया था? गिल्ली डंडा, भौरा, रस्सी कूद, क्या ये खेल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे? इन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम से, ठीक है बेसिक खेलों का मैं सम्मान करता हूँ, वो खेल होने चाहिए, लेकिन जिन खेलों को बढ़ावा देना था उन खेलों का कहीं ना कहीं तिरस्कार यदि किसी ने किया तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया। भूपेश बघेल ने 5 साल छत्तीसगढ़ के लोगों को झुनझुना पकड़ाने के सिवा कुछ नहीं किया। और यही वजह है कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके थे, भाई साहब आपने खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं दी, लेकिन जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुके थे, जिनको राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाना था, उन खिलाड़ियों के मंसूबे जो है उन पर पानी फेरने का आपने काम किया, उनका सम्मान कहीं नहीं किया। और यही वजह है कि 5 साल से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी है वो ताकते थे मुख्यमंत्री जी की और कि कब आप खेल दिवस पर कार्यक्रम। छाबड़ा जी, चलिए, हमारे सहयोगी हैं के सिकंदर, हम उनसे जानते हैं कि ग्राउंड जीरो पर या विषय को लेकर
क्या कुछ सच्चाई है सिकंदर? छत्तीसगढ़ में संभावनाएं तो बहुत है, प्रदेश भी संभावना का है, उसमें खेल भी एक संभावना है। लेकिन मूल समस्या ये है कि जो ज़मीन है उस पर, जैसे पहले स्कूलों में मैदान होते थे, अधिकांश स्कूलों में मैदान नहीं है। जहाँ मैदान है वहाँ कोच नहीं है, और जहाँ कोच है तो वहाँ खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है। कई प्रकार की विषमताएं हैं। इन विषमताओं को दूर करना बहुत आवश्यक है। खेल के अंदर प्रतियोगिता ये ज़रूरी है। हम ये देखें कि प्रदेश स्तर पर किन खेलों में कितनी प्रतियोगिता हो रही है, ये कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। जब तक ज़मीन के स्तर पर खेल को प्रोत्साहित नहीं कीजिए, क्योंकि खिलाड़ी कोई अचानक नहीं पैदा होता है, खिलाड़ी धीरे धीरे नीचे से खेलते खेलते ऊपर तक आता है। दूसरी बात है, निश्चित रूप से हमें ये तय करना होगा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की खेल की प्रतिभाएं हो सकती हैं, किस चीज़ की संभावनाएं हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तीरंदाजी एक बहुत बड़ी संभावना है जिस पर कोई जिक्र नहीं होता, जिस पर कोई चर्चा नहीं होती। तीरंदाजी प्रशिक्षण के नाम पर मुझे जहाँ तक पता है, रायपुर में शंकराचार्य आश्रम में एक तीरंदाजी का प्रशिक्षण चला करता था। आजकल क्या स्थिति है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन संभावना जिस चीज़ की है, जहाँ हम देख सकते हैं उसका, ओलंपिक में भी तीरंदाजी के खेल होते हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह के खेलों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, खिलाड़ियों की रुचि क्या है, इस प्रतिभा को कौन पहचानेगा। इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अच्छी बात है, खेलो इंडिया सेंटर अगर बनाए जा रहे हैं तो प्रदेश में छत्तीसगढ़ को में कितने खेलो इंडिया सेंटर बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, वो कैसे काम करेंगे। उसके बाद सरकार के स्तर पर इसकी बजट क्या है, खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए है क्या। क्योंकि अभी जैसा कि जिक्र चर्चा में आया कि खिलाड़ियों के जो खेल संघों को जो बजट मिलता है वो इतना भी नहीं होता है कि अपने उनको डाइट दे सके या उनको कहीं खेल के लिए भेज सके, और जब भेजेंगे तो वहाँ रहने की कैसे व्यवस्था होगी। ये बेसिक सुविधाएं हैं। तो जब ज़मीनी स्तर पर हम खेल की सुविधाओं को नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये संभव नहीं है। अच्छी बात है, जो भी खिलाड़ी जीत कर आए हैं वो अपनी मेहनत पर जीत कर आए हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार ने केवल इतना ही योगदान किया है कि उनको सम्मानित कर दिया है, प्रभावित होते हैं। इससे दूसरे लोग जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर उत्साह बढ़ता है, यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि खेल के लिए बजट क्या है, खेल के लिए नीति क्या है, किन खेलों को प्रोत्साहित करने की सरकार की योजना है और हमारे यहाँ क्या संभावनाएं हैं, और नीचे से ही स्कूल में से ही खेल की प्रतिभा को पहचानने के लिए कौन से नियम अपनाए जाएंगे, कैसे कोच रखे जाएंगे, कौन उनका चयन करेगा। इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि अभी तुम जो बात कह रहे थे, अभी पिछले दिनों छाबड़ा जी और यादव जी, मैं नारायणपुर गया था और वहाँ रामकृष्ण मिशन का जो परिसर है, वहाँ पे जितना अच्छा फुटबॉल का मेरे को ग्राउंड दिखा उतना पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं था। वहाँ पर मैं जिस दिन था वहाँ 15 राज्यों की प्रतियोगिता हो रही थी और पता चला कि वहाँ से बच्चे इटली तक सिलेक्ट होके जा रहे हैं। वो जूनियर सीनियर सबके चैंपियन थे। तो वहाँ पर बच्चों को जिस तरह से रामकृष्ण मिशन ने फुटबॉल के लिए प्रमोट किया है और फुटबॉल को उन्होंने एक आधार बनाया, नारायणपुर जैसे जगह में जिसको हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं, यदि पूरे प्रदेश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी आके वहाँ रह रहे हैं और खिलाड़ी खेल रहे हैं और अबुझमाड़ से वहाँ नारायणपुर आश्रम के लोग जो हैं लेके बच्चों को लाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। 3000 बच्चे वहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में। और जो काम रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था कर रही है, अगर हम पूरे राज्य में इस तरह की संस्थाओं को चीनें। राजनांदगांव भी मुझे जाना हुआ, वहाँ के खेल परिसर में गया, वहाँ भी अद्भुत नज़ारा था, बच्चे बहुत बढ़िया खेल रहे थे, कोच थे वहाँ, उनसे भी मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया। तो मुझे लगता है कि मैं राजनांदगांव में देख के आया, नारायणपुर में देख के आया, तो यहाँ जाके बड़ी उम्मीद जगती है। यहाँ लगता है कि यहाँ वाकई में कुछ ना कुछ ऐसा काम हो रहा है। हम समझते हैं कि सरकार के स्तर पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, पर सरकार अलंकरण समारोह के जरिए, इनाम के जरिए, सुविधाओं के जरिए, बजट के जरिए, अगर कोच नहीं है तो कोच के जरिए ये जो मैदान है उनको बचा सकती है, क्योंकि कॉलोनी के लाइसेंस सरकार देती है, स्कूल के लिए अनुमति सरकार देती है। तो ये जो इलाके में मुझे लगता है कि अगर हर वार्ड के पार्षद को भी कुछ इसमें इन्वॉल्व किया जाए, पंचायत के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए कि भाई हमको ग्राउंड जीरो से लोग चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं हम अपने राज्य में
एक नए तरह का वातावरण खेल के लिए बना सकते हैं। मृणाल, इस मेरी बात से अगर आप सुन रहे हैं तो मैं राजनांदगांव में होके आया, नारायणपुर में होके आया, मैंने देखा कि किस तरह से बच्चे जो हैं, अभी हमारे सहयोगी सिकंदर कह रहे थे कि धनुर्विद्या में, जिसको कहना चाहिए तीरंदाजी में, तैराकी में, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, चूँकि हमारा आदिवासी बाहुल है तो बहुत सारी चीज़ों में हम हासिल कर सकते हैं। नारायणपुर में मलखम में मैंने देखा कि बच्चों ने बड़ा काम किया है। तो कई चीज़ें हैं जिसमें मृणाल, क्या लगता है आपको कि मृणाल? जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कहना और सोचना बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से आपने जहाँ पर आपने विजिट किया है और उन जगहों का जो बखान आपने किया है वो निश्चित तौर पर सराहनीय है और बहुत अच्छा पहल उनके द्वारा यहाँ पर लिया गया है। और इस प्रकार के पहल से ही जो हम बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे काम करने की, ग्रास रूट लेवल पे खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करने की, तो इस प्रकार के पहल से ही वो जो है मतलब साबित हो सकता है, अच्छा साबित हो सकता है। और राजनांदगांव तो हॉकी की नर्सरी है ही, तो राजनांदगांव में तो जिस प्रकार से हॉकी खेल का खिलाड़ी वहां पर मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उसका तो नाम पूरे देश में और पूरे विश्व में विख्यात है। इसके साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो होना चाहिए, कोचों का मॉनिटरिंग सिस्टम, खिलाड़ियों का मॉनिटरिंग सिस्टम और पीटीआई जो होते हैं स्कूल में उनका मॉनिटरिंग सिस्टम, हम देखते हैं कि नियुक्ति होती है, नियुक्ति होने के बाद में उनकी एक जवाबदारी जो होनी चाहिए, उनके द्वारा क्या प्रोग्रेस किया जा रहा है, क्या रिजल्ट दिया जा रहा है, उसका जो एक बोला जाए कि एक जिम्मेदारी जो एक वो करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। हम आज भी देखते हैं कि कई कोच जो है वो खाना पूर्ति करके ग्राउंड से वापस आ जाते हैं, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि वो रिजल्ट देगा, कोचों को प्रोत्साहन करने की भी आवश्यकता है। जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको जिस प्रकार से सम्मान किया जाए, उसको सम्मान कैश प्राइज दिया जाए, सम्मानित। आप आशीष जी ठीक बात कर रहे हैं। मैं अमरजीत छाबड़ा जी से भी चाहूँगा कि जो ये विचार मैंने रखा, जो देख के हम आए हैं, इस बारे में आप भी कुछ चीज़ें सप्लीमेंट कर सकते हैं। जो जुड़ा था वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं अमरजीत जी कह रहा था कि नारायणपुर आश्रम में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। वहाँ पे पूरे देश की प्रतियोगिता हो रही है और वहाँ जूनियर सीनियर लगातार कंपटीशन हो रहा है और वहाँ से बच्चे अलग अलग जगह खेलने जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, एक बच्चा तो इटली गया खेलने के लिए, ये भी हो रहा है। दूसरी तरफ राजनांदगांव में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है खेल की दिशा में, वहाँ भी हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि अगर समाज के लोग या जिस तरह की संस्थाएं भी आगे आए, सरकार एज ए फैसिलिटेटर चीज़ें दे और खेल संघों को, एसोसिएशन को, संस्थाओं को यदि प्रमोट करे तो निश्चित रूप से खिलाड़ी निकल के आएंगे। निश्चित ही जन भागीदारी से खेलों को और बढ़ावा दिया जा सकता है, सुविधाएं बढ़ेंगी। और छत्तीसगढ़ में ऐसी संभावना है जिनके माध्यम से हम खेलों की जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस दिशा में निश्चित ही कि अच्छा प्रयास है। राजनांदगांव का जिस तरह से आपने जिक्र किया, एक उदाहरण के रूप में, चाहे नारायणपुर का जिक्र आपने किया, सभी एक उदाहरण के रूप में है। और यदि इस तरह से लोग आगे बढ़कर यदि और अपनी जो सेवाएं देते हैं तो सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक अच्छा सुझाव आपने दिया है, इस पर सरकार निश्चित ही ऐसे सुझाव पर भी विचार करेगी और आने वाले समय में एक साझा रणनीति के आधार पर किस तरह से हम खिलाड़ियों को उसके नीचे से निचले स्तर पर, जैसे खिलाड़ियों को प्रारंभिक स्तर पर तैयार करना, उनकी डाइट को ठीक रखना, उनके कोच अच्छे होने चाहिए और उनमें जो क्वालिटी है खेलों को लेकर, उसको लेकर किस तरह से उनमें हम सुधार कर सकते हैं, निखार कर सकते हैं, इसको लेकर सरकार निश्चित आने वाले दिशा में और अपने और कुछ योजनाओं के माध्यम से जमीनी हकीकत पर आने वाली है। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं, मैं चूंकि एक बड़ी लंबी लिस्ट है, आज घोषणाएं भी हुई, यदि पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा, लेकिन चूंकि आपके पास भी सारी जानकारियां आई होगी। ठीक है, मैं अमरजीत जी मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत बढ़िया है। हमने देखा भी हरियाणा में एक खेल भावना का परिचय दिया गया कि ओलंपिक में एक बिटिया गई और यदि किन्हीं भी कारणों से वो हारी तो सारी पार्टियों ने मिलकर, प्रधानमंत्री ने खुद उनसे बात की। मुझे लगता है कि खिलाड़ियों को जिस तरह से विनेश फोगाट को या बाकी खिलाड़ियों को उनके राज्यों में मिला सम्मान, हम भी अगर अपने राज्य में नीचे से सभी दलीय राजनीति को भूल कर अगर खिलाड़ी को और खेल भावना को
प्रमोट करेंगे तो छत्तीसगढ़ भी नेशनल और इंटरनेशनल फलक पर कहीं ना कहीं पदक लाता हुआ और अपना परचम लहराता हुआ दिखेगा। आप मेरे साथ डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।